नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल कार्यक्रम अभ्यास और मैं हूँ होस्ट विनीता। मेरे साथ आज जो हमारे अतिथि हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, जो अभ्यास कार्यक्रम में हिंदी विषय से संबंधित सवालों के जवाब देंगे, वो है डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि किरोड़ीमल कॉलेज से हैं और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग में। इनका परिचय तो हम इस तरीके से देना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत सारी यानी तकरीबन 12 किताबें लिखी हैं और हिंदी विषय में इनकी जो रुचि है वो पढ़ाने के अलावा भी और तरीके से भी है। सर, आपकी एक पुस्तक का जिक्र हम ज़रूर करना चाहेंगे, संकल्प राष्ट्र निर्माण का, जो शायद अभी अभी रिसेंटली आपने लिखा है। जी विनीता जी, संकल्प राष्ट्र निर्माण का प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो कार्यक्रम है आकाशवाणी से, जी दूरदर्शन से, उसके ऊपर उसका विश्लेषण है उसमें। और उसके अतिरिक्त नया भारत समर्थ भारत नाम से भी एक पुस्तक आई है और ताज़ा जो अभी प्रकाशित पुस्तक है वो जल जीवन करके, जो आज महत्वपूर्ण विषय है समाज जीवन के लिए, जल जीवन शीर्षक से भी एक पुस्तक अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाशित हुई है। और कोई लगभग 150 के आसपास मेरे संपादकीय लेख विभिन्न विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। जी, क्या बात है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे जो अभ्यास के श्रोता हैं उनके लिए आज आप आए हैं और उन्हें बहुत सारी जानकारी देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन आपने बताया ना कि कुछ लिटरेरी बुक्स भी हैं आपके लिखे हुए, उनके बारे में थोड़ा सा। जी, बोधा और उनका काव्य। जी, बोधा के काव्य में जीवन मूल्य, कवि आलम और उनकी आलम केली, भिखारी दास कृत काव्य निर्णय, इसके अतिरिक्त साहित्य इतिहासकारों की दृष्टि मीमांसा, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो प्योरली साहित्य से रिलेटेड हैं। एक पुस्तक भाषा साहित्य और संस्कृति, वो भी एक पुस्तक है। तो ऐसा करके लगभग 8-9 पुस्तकें हैं जो सीधे सीधे साहित्य से जुड़ती हैं और 3-4 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं जो समसामयिक विषयों से, समाज जीवन के विषयों से, राष्ट्र जीवन के विषयों से जुड़ती हैं। तो ये है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर वेद प्रकाश। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट से। तो आइए सुनते हैं पहले एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसके बाद अपने दोस्तों से मुखातिब होंगे। एक्सप्लेनर सेगमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए हिंदी में पाठ्य पुस्तकें। एक पहले कदम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिस्से के रूप में 3 विषयों जैव रसायन, शरीर रचना विज्ञान और चिकित्सा शरीर विज्ञान की हिंदी में पाठ्य पुस्तकें 16 अक्टूबर 2021 को शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण के दिन जारी किया गया। प्राथमिक, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में छात्रों की मातृभाषा को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती और बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले प्रधानमंत्री की इस इच्छा को पूरा किया। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और कानून की शिक्षा भी जल्द ही हिंदी में दी जाएगी। देश भर के छात्र अपनी मातृभाषा में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने में अब सक्षम होंगे। इससे युवाओं, खासकर हिंदी पृष्ठभूमि के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र न केवल अपनी मातृभाषा में तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में निर्देश प्राप्त कर सकेंगे बल्कि अपनी भाषा में शोध करने में भी सक्षम होंगे। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में पिछले 232 दिनों से 97 विशेषज्ञों की टीम ने किताबें तैयार करने का काम किया है। उन्होंने पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। स्वागत है दोस्तों, कार्यक्रम अभ्यास में हम हैं और अभी अभी हमने एक्सप्लेनर सेगमेंट सुना। अब हम प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। तो सर, पहला सवाल जो है वो है सीटेट की तैयारी कैसे करें और जाहिर है हिंदी की दृष्टि से। देखिए, सीटेट आज एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम बन चुका है जी, जिसमें लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं। सीटेट में ना मूल रूप से
4 जो बिंदु हैं उन पे वो केंद्रित रहता है। जैसे भाषाई कौशल कहे जाते हैं वो, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन्हीं से ही संबंधित उसमें प्रश्न आते हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन कौशलों को ध्यान में रखते हुए कुछ पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध हैं, उन पुस्तकों की भी मदद ले सकते हैं, वो मार्गदर्शन कर सकती हैं और इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर वो आगे बढ़े। यानी जैसे सुनना है तो उसमें किस तरह से सुनने की जो प्रक्रिया है वो अध्यापन में काम आती है। कुछ पुस्तकें हैं जो बीएड करते समय या जेबीटी जो लोग करते हैं करते समय वहाँ उनको पढ़ाई जाती है या बताई जाती हैं, वो पुस्तकें भी इस सीटेट के पाठ्यक्रम में या एग्ज़ाम में काम आती हैं। अभ्यास एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे जो छात्र हैं वो बहुत ही तबीयत से, तन्मयता से इस कार्यक्रम को सुनते हैं, तो वो उनके सवाल भी ऐसे ही होते हैं। अब जैसे कि अगला सवाल है, यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए अगर उन्होंने हिंदी विषय लिया हो तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें? मेरा नाम समक्ष है। मेरा सवाल ये है कि यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कृपया हमें बताइए सर। देखिए विनीता जी, एक तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको भी और आकाशवाणी को भी कि आप अभ्यास जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ पीछे कार्यक्रम आपके सुने हैं। आज प्रतियोगिता का समय है और उसमें जब विद्यार्थी को थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है तो उसका सफ़र, उसकी कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। आपने जो प्रश्न पूछा यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, उसका एक पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम के तय दायरे में ही, उसकी सीमा में ही विद्यार्थी को आगे बढ़ना होता है। जैसे उसका 50 नंबर का एक पेपर रहता है जिसमें सामान्य विषय होते हैं, एक पेपर उसका 150 नंबर का है जो विषय से संबंधित होता है, यानी सीधे सीधे हिंदी से संबंधित होता है। उसमें हिंदी की व्याकरणिक संरचना से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, उसमें कहानियों से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, उपन्यास से भी संबंधित प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे भी संबंधित प्रश्न उसमें आते हैं। तो ये सारी जो यूजीसी नेट की तैयारी है एक कॉम्पैक्ट तैयारी है, एक बड़ी तैयारी है। इन सब बातों को लेकर विद्यार्थी को आगे बढ़ना चाहिए। तो अधिकांश सवाल कहाँ से आते हैं? अधिकांश सवाल यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य का इतिहास उससे आते हैं। हाँ। और आपका जो एमए का सिलेबस है उससे अधिकांश सवाल यूजीसी के नेट परीक्षा में आते हैं। और हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो सवाल है, हिंदी विषय के छात्रों के लिए ये बहुत ही ऐसा जनरल सवाल है जो तकरीबन हर कार्यक्रम में हमने इसको लिया है, क्योंकि श्रोता हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर विषय लिया है तो उसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। तो ये सवाल है। हेलो, मेरा नाम अनीता है, मैं पटना से बोल रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि हिंदी भाषा के छात्रों के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, ये आप मुझे बताइए प्लीज़। मुझे लगता है भारत जैसे देश में हिंदी विषय को लेकर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। गोस्वामी जी ने एक बात कही है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है, आप बढ़ना शुरू कीजिए छोटे से पद को लेकर। आप एलडीसी का ले लीजिए, आप यूडीसी का पद ले लीजिए, आप बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी अधिकारी का पद होता है। प्रत्येक विद्यालय में हिंदी शिक्षक है तो हिंदी शिक्षक विद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय में जाएंगे तो प्रत्येक महाविद्यालय में, लगभग प्रत्येक महाविद्यालय में हिंदी विषय है, हिंदी विभाग है। तो उस शिक्षण के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, हिंदी अधिकारी आप बन सकते हैं। पत्रकारिता का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों जो मीडिया है, दोनों में ही हिंदी की अपार संभावनाएं हैं। अगर अंग्रेजी के 4 चैनल हैं तो मैं कह सकता हूं कि हिंदी के 40 या 100 चैनल हैं। एक बड़ा क्षेत्र वहाँ खुलता है। ठीक है, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप यूपीएससी में जा सकते हैं, यानी छोटे से और बड़े तक, जहाँ तक आपको लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है। आपकी रुचि क्या है, आप अपनी रुचि के अनुसार उस क्षेत्र में बढ़ना शुरू होइए, आपको सफलता मिलेगी। जी, ऐसा होता है कि यूपीएससी या फिर स्टेट सर्विस कमीशन में
जो तैयारी करते हैं बच्चे, खासकर जो हिंदी माध्यम से होते हैं, उन्हें कुछ परेशानी होती है, उससे वो कैसे जूझें? देखिए, विषय पर आपकी पकड़ है, विषय को आपने मेंस के लिए चुना है। मान लीजिए हिंदी को आपने यूपीएससी या पीसीएस के लिए चुना है, तो कठिनाई कहीं नहीं है। इनिशियल में आपको कठिनाई होगी, लेकिन जैसे जैसे आप विषय को पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप उस विषय के साथ रच बस जाएंगे, आपको कठिनाई नहीं होगी जी। अब मान लीजिए पाठ्यक्रम में 10 उपन्यास लगे हुए हैं, आपने उपन्यास का अध्ययन ठीक से नहीं किया है, निश्चित रूप से कठिनाई होनी है। यानी माध्यम के रूप में कहीं कठिनाई नहीं है, विषय के स्तर पे आपकी कितनी समझ है, कितनी पकड़ है, कितनी गंभीरता से आप आगे बढ़े हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम से जो परीक्षा देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है थोड़ी कमी हो जाती है कॉन्फिडेंस की भी। मैं हिंदी विषय से ही मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है जी, विनीता हाँ। जी। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में क्रोडिमल कॉलेज में मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने ऐसी बात बहुत कम अपने जीवन में अनुभव की। हाँ, एक समाज जीवन में मानसिकता जरूर बन जाती है कि कोई इंग्लिश बोलने वाला है, हाँ। तो वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा या वो, लगता है। लेकिन ये एक मानसिकता ही है। बिल्कुल। अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी बातचीत बहुत अच्छे से ज्यादा एक दूसरे सहज और तक ज्यादा- पहुंच रही है, क्योंकि ये हमारी हमसे जुड़ी हुई, हमारे निज से जुड़ी हुई है, हमारे स्वयं से जुड़ी हुई है, तो इसमें हमें कठिनाई अधिक नहीं आती है। जब हम किसी अन्य माध्यम में जाते हैं, वहाँ कठिनाई आना बहुत स्वाभाविक हो सकता है। जी, बहुत खूब। तो डॉक्टर वेद प्रकाश, हम ये भी चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदी विषय की बात कर रहे हैं जी। और हिंदी फिल्मी गीतों का एक सिलसिला, तो मतलब हर एफएम चैनल हो या प्राइमरी, हिंदी फिल्म गीत की एक अलग अहमियत है। जी, तो आप कोई एक ऐसा गाना जो पसंद करते हो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना ऐसे चाहिए? तो ढेर सारे गाने, और हिंदी सिनेमा का एक बड़ा क्षेत्र है, जी। लेकिन एक बहुत अच्छा गाना जो सीधे साहित्य से भी जुड़ता है, अनिल कपूर पर वो फिल्माया गया है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी, और वो जो लड़की है वो मनीषा कोइराला है। जी, और उसमें मजेदार बात यह है कि उसमें उपमा है और मालोपमा एक अलंकार है। वाह, तो और इससे जुड़ता है। संबंधित और बातें इस गाने के बाद हम जरूर जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से। आइए सुनते हैं इस गीत को। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे
लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे शोला सिंगार जैसे रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। स्वागत है दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है अभ्यास और हमारे साथ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश किरोड़ीमल कॉलेज से हिंदी विभाग, और उन्होंने गाने के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताया था, कुछ उपमा से संबंधित। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप कुछ और थोड़ा एलाबरेट करके इसको बताएं। देखिए, बेसिकली हिंदी में जब हम कविता का अध्ययन करते हैं जी, तो उसमें अलंकार एक कंसेप्ट आता है, क्योंकि अलंकार के बिना ऐसा माना जाता है कि भाई कहीं ना कहीं कविता का जो श्रृंगार है वो अधूरा है। तो उसमें एक अलंकार आता है उपमा, जिसमें हम किसी से किसी की उपमा देते हैं। हाँ। कि ये उसके जैसा है। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता जैसे। हाँ। जैसे जो शब्द आया। हाँ। तो वो उपमा है। हाँ। जैसे हमने कहा कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये उपमा हो गया। तो इस गाने में बहुत सारी उपमाएं हैं, इसलिए मालोपमा एक अलंकार का, उपमा अलंकार का एक भेद है। तो वो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई देता, जिसमें एक श्रृंखला सी बनती चली जाती। अच्छा, इसीलिए मालोपमा, माला बन गई, माला। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब कुछ एक और सवाल हम पहुंचाते हैं अपने दोस्तों तक। ये सवाल है। नमस्ते, मेरा नाम हार्दिका है और मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कहानी या उपन्यास या गद्य विद्या की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? धन्यवाद। देखिए विनीता जी, साहित्य में दो विधाएं हैं। एक हम कहते हैं गद्य विधा और दूसरी होती है पद्य विधा। गद्य विधा में हमारी कहानियां आती हैं, उपन्यास आते हैं, नाटक आता है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यानी जो भी ये सारे गद्यात्मक रूप बोले जाते हैं। मूल ये है कि किसी कहानी को जब हम पढ़ें या किसी उपन्यास को जब हम पढ़ें, क्योंकि दोनों कथा साहित्य में आते हैं, वो कहानी या वो उपन्यास किस समय लिखा गया है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। किसी कहानी को हम पढ़ते हैं, ये मान लीजिए जैसे हम
गोदान उपन्यास बहुत जगह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गोदान किस समय में लिखा हुआ है, हमें यह जानना आवश्यक है। 1935 के आसपास का ये उपन्यास है, 1935 में प्रकाशित होता है। तो 1930 से 35 के बीच की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, कृषक जीवन की समस्या इसमें बताई गई है। क्या वास्तव में उस समय कृषक जीवन की इस प्रकार की समस्याएं थी, ये हमें जाना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड में, यानी किसी भी रचना के बैकग्राउंड में जाकर उसको जानना समझना, ये बात कहानी पर भी लागू होती है। क्योंकि कई जगह कथाकार यानी कहानीकार और उपन्यासकार कई जगह वो यथार्थ को कहानी में या उपन्यास में लेकर आता है, कई जगह यथार्थ के माध्यम से कुछ आदर्श लेकर आता है, यानी वो अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन वो बात 100% यथार्थ होगी ये जरूरी नहीं है। कई जगह वो कल्पना का भी ताना बाना बुनता है, क्योंकि वो रचनाकार है, अपनी कल्पना भी उसमें लेकर आएगा। तो हमें उस यथार्थ को भी समझना है, उस कल्पना को भी समझना है, और उस रचना के टाइम पीरियड को भी, यानी जो समय है उसको भी हमें देखना होगा। तब हम महत्वपूर्ण ढंग से उस रचना को या उसके विभिन्न पहलुओं को समझ पाएंगे। तो ये तो गोदान की बात हुई, लेकिन कुछ कुछ कहानी बिल्कुल ही जैसे कि आपने कहा कि वो फिक्शन होती है, उसमें सारा कल्पना के ही आधार पे होता है। वैसे में तो बहुत मुश्किल है उस कहानी के बैकग्राउंड पे जाना या ऐसा कुछ। देखिए, कई बार ये होता है कि कहानीकार एक कल्पना की दुनिया बनाता है, लेकिन उस कल्पना में भी कोई ना कोई यथार्थ छिपा होता है। कई बार वो भविष्य के किसी विषय को लेकर ताना बाना उसने बुना, अभी तो वो घटना नहीं है, लेकिन उसके इमेजिनेशन में, उसके अनुभव में या उसके ज्ञान में ऐसा आया कि ये विषय भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उसने उस विषय को लेकर कहानी लिखी है। तो हम उसकी उस भविष्यात्मक दृष्टि को भी समझें उसमें, और उसमें ढूंढने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो शायद उस कहानी के प्रति हम ठीक से न्याय कर पाएंगे या समझ पाएंगे। जी, और अगला सवाल है वो बिल्कुल तकरीबन इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर पद्य विधा हो तो उसकी तैयारी कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए, गद्य और पद्य दोनों की जो प्रकृति है वो भिन्न रहती है। पद्य में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर यह है, तो गद्य में भी कि गद्य में भी आप भाषा की दृष्टि से विचार करते हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से विचार करते हैं। पद्य में भी आपको जो रचना है, जो कविता है, उसका समय देखना पड़ेगा। अगर आप उसका समय नहीं देखेंगे तो फिर आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। मान लीजिए निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, 1935-1936 उस दौर में लिखी हुई वो कविता है। तो वो दौर अगर हम ध्यान करें तो वो दौर है भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, जिसमें निराला एक व्यक्तित्व के रूप में राम को पुनर्कल्पित करते हैं, नए ढंग से पुनर्स्थापित करते हैं कि एक ऐसा पात्र। तो पैरेलल स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, आप उस बात को ध्यान में रखें। तो उसमें दिखाया है कि राम निराश हताश हैं, रावण से लगातार युद्ध चल रहा है लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। अंतर्द्वंद की बात, अंतर्द्वंद है। तो वो अंतर्द्वंद स्वतंत्रता संग्राम में भी चल रहा है कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से आप पार नहीं पा रहे हैं, आप जीत नहीं पा रहे हैं। तो उसमें कुछ जामवंत रास्ता सुझाते हैं कि राम निराश होकर बैठने की आवश्यकता नहीं है और आप हिम्मत करिए, आपकी जय होगी, आप देवी की आराधना करिए। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम में भी जब लगता था कि आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ा तो कुछ ऐसे व्यक्तित्व, कुछ ऐसे महापुरुष बीच बीच में होते थे जो कहते थे कि ओजपूर्ण बातें करते थे, आप आगे बढ़िए। तो कविता के उन सब पक्षों को भी हमको जानना समझना, उसको जान समझ कर ही हम आगे बढ़ेंगे। उसमें अलंकार क्या है, उसमें भाषा क्या है, उसमें विषय क्या है, विषय वस्तु को पकड़ना, क्योंकि कविता में भी विषय वस्तु है, कहानी में भी विषय वस्तु है। तभी हम उसको ठीक ढंग से समझ पाएंगे और उसकी गहराई में जा पाएंगे। इस वक्त हम सुनते हैं, एक हमारा दूसरा सेगमेंट है फैक्ट फाइल, तो पहले उसको सुन लेते हैं। फैक्ट फाइल, सौर ऊर्जा और इसकी क्षमता। भारत में सौर ऊर्जा एक तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। 31 अगस्त 2022 तक देश की सौर स्थापित क्षमता 59.302 GWAC थी।
भारत सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन के लिए एक व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के लाभों का उपयोग करने वाले अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है। सौर ऊर्जा में औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है। वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता लगभग 4.22 GW है। भारत 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बना रहा है। रूफटॉप सोलर में निवेश सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक है, क्योंकि ये 5 साल की पेबैक अवधि के साथ आकर्षक भुगतान का वादा करता है। सभी लाभों के अलावा सरकार घर के मालिकों को ऑन ग्रिड सौर प्रणाली स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। एक व्यक्तिगत छत के लिए सौर छत क्षमता सौर की वह मात्रा है जो उस छत पर उसके आकार, छायांकन, झुकाव, स्थान और निर्माण के आधार पर स्थापित की जा सकती है। आज की दुनिया में भारत में सौर व्यवसाय सबसे अधिक लाभदायक है। सौर ऊर्जा उद्योग का लाभ वर्तमान में सर्वकालिक उच्च स्तर पर है और भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा। सूर्य पूरी दुनिया की ऊर्जा और जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत ये जल्द ही समाप्त नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की एकमात्र सीमा इसे एक कुशल और लागत प्रभावी तरीके से बिजली में बदलने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। तो ये था हमारा आज का फैक्ट फाइल और हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश रहे इतनी देर तक और इतनी सारी बातें साझा की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? ये बातें आपने शुरू में ही बताई और आपके आने से इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर बहुत इजाफा हुआ है और अच्छा लग रहा है। तो आप चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी युवा हैं इस तरह के अभ्यास जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ें, सुनें और कहीं भी निराश हताश ना हो। हिंदी में भी अपार संभावनाएं हैं अन्य विषयों की तरह से, और आकाशवाणी ने ये जो महत्वपूर्ण पहल लगातार उसकी चल रही है, ऐसी पहल के साथ सब युवा जुड़ें और आगे बढ़ें। अपार संभावनाएं आपको मिलेंगी। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी बात अगर आप साझा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर हमें मेल करें। और आपको ये भी चलते चलते बता दें कि हमारा अगला विषय होगा अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमिक्स का। तो आप इस कार्यक्रम को सुनते रहिए और हमें इस वक्त जाने की इजाज़त दें। नमस्कार।